हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा आप लोगों की हाई स्कूल की परीक्षा जो हुई थी 2025 में, उस परीक्षा में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जो पेपर आए थे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, उस पूरे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा जो पूरा वीडियो होगा, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा कराई जाती है हाई स्कूल की क्लास 10th की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा हर साल होती है ये परीक्षा। और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको ये पेपर देना होता है। तो दोस्तों, मेरे पास जो कोड है, ये पेपर कोड है आपका 825 BAU ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, यहाँ पे अनुक्रमांक आपको भरना होता है, यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है पेपर में। ये टोटल आपका 70 नंबर का प्रश्न आता है, पेपर आता है सामाजिक विज्ञान का। तो दोस्तों, आप लोगों की जो हाई स्कूल की परीक्षा जो लोग भी हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। समय जो है इसमें 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें दी रहती हैं। तो वो एक बार पहले फटाफट सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लिया जाए। सबसे पहले कह रहा है नोट में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी प्रश्न पत्र को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न हल करने हैं। तीसरा कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर जो है आपको OMR उत्तर पत्र का आपको एक OMR सीट मिलेगा, जिसपे कि आपको गोला भर के आंसर बताना है, ऐसे करके आंसर करना है। नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला करके चिन्हित करना है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, इरेजर से अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। 6 नंबर पे पॉइंट दिया गया है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, अर्थात कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा रहेगा। 7वां पॉइंट है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और इस खंड में वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। 8वां कह रहा है कि खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको हल करने हैं। 9 नंबर पे कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न 9 आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। 10वां कह रहा है कि दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है, यानी कि जो भी आप मानचित्र बनाएंगे उसको आपको पेपर के साथ, कॉपी के साथ संलग्न करना जरूरी है। 11वां कह रहा है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। दृष्टिबाधित का मतलब होता है जो अंधे होते हैं विद्यार्थी को, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए जो है प्रश्न नंबर 9A और 9B लिखने के लिए दिया गया है। तो यही आपकी बातें जो है यहाँ पे हिंदी में था, और यही बातें आपको यहाँ पे अंग्रेजी में दी गई हैं। अब बढ़ते हैं सीधे हम लोग पेपर की ओर, अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर 2025 में आपका पूछा गया है हाई स्कूल कक्षा 10 में, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में। दोस्तों, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसा कि पहले ही निर्देश में बताया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। निर्देश के नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन करके उसे OMR पत्रक में आपको गोला भर के ऐसे आंसर आपको कर देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा गया था कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। तो यहाँ आपका पहले नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1915। क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वकालत और सत्याग्रह का प्रयोग करके 9 जनवरी कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए भारत लौट आए थे। और इसी दिन की याद में भारत में हर साल क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल, इसी के उपलक्ष्य में कि महात्मा गांधी जो है हमेशा के लिए इंडिया लौट आए थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था आपका चौरी चौरा की घटना, ऑप्शन नंबर डी।
क्योंकि महात्मा गांधी की जो अहिंसा, महात्मा गांधी जो है वो किसके पुजारी थे? महात्मा गांधी जो है वो आपके अहिंसा के पुजारी थे। किसके? अहिंसा के पुजारी थे। और 1922 में, कब? 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसा से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत रोकने यानी कि स्थगित करने का फैसला किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे चौरी चौरा की घटना करेक्ट हो जाएगी। तीसरा प्रश्न पूछा गया, आर्थिक मंदी का प्रथम कारण क्या था? तो आर्थिक मंदी का प्रथम कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1929 में, कब? 1929 ईस्वी में महामंदी आई थी। क्या आई थी? महामंदी। महामंदी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि कृषि अर्थात खेती में उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन खरीदने वाले लोग कम थे। इससे फसलों के दाम काफी गिर गए और किसान अपनी आय, अपनी आमदनी बनाए रखने के लिए और अधिक उत्पादन करने लगे, जिससे कीमतें और नीचे गिर गई और मंदी आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? तो ये था आपका अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। ब्रेटेन वुड्स अमेरिका के यूएसए के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है। कहाँ है? ब्रेटेन वुड्स नामक संस्था जो है ये अमेरिका का एक जगह है, न्यू हैम्पशायर। ये क्या है? एक जगह है यहाँ पे ब्रेटेन वुड्स, अमेरिका के यूएसए के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रेटेन वुड्स। और यहाँ जो है 1944 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक, क्या? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटेन वुड्स में, अमेरिका में। आगे पांचवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो ये आया था आपका कहाँ पे? गोवा में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई मशीन सबसे पहले पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा लाई गई थी। चूंकि पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र गोवा था, इसलिए 16वीं सदी में, कब? 16वीं सदी यानी कि लगभग की अगर बात करेंगे तो लगभग आपका 1556 ईस्वी में पहली प्रेस गोवा में ही स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे छठवां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाओं का उल्लेख है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21, क्योंकि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी के अतिरिक्त यानी कि हिंदी को छोड़कर कितनी भाषाएं पूछी गई हैं? तो हिंदी को हटाने पर 22 में से एक घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 21 भाषाएं टोटल। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित देशों में कहां संघात्मक शासन नहीं है? तो संघात्मक शासन नहीं है आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। क्योंकि संघात्मक शासन मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट। संघात्मक शासन का मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जहां देश की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बटी हो, जैसे कि भारत, अमेरिका और बेल्जियम। यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो अलग हैं और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं वो अलग हैं। लेकिन श्रीलंका में एकात्मक शासन यानी कि यूनिटरी सिस्टम है, जहां सारी ताकत केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती है। तो ये व्यवस्था संघात्मक शासन जो है कहाँ पे है? श्रीलंका में है।
यानी कि श्रीलंका में केवल केंद्र शासन ही है, केंद्र का ही शासन है, राज्य शासन वहां पे है ही नहीं। आगे 8वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। तो क्यों अच्छी है? क्योंकि यह जो है ए और बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यहाँ पे सी सही होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि पारदर्शी भी है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र में सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है डेमोक्रेसी, क्योंकि यह पारदर्शी है, इसमें ये जानकारी मिलती है कि सरकार क्या कर रही है, जनता इसको जान सकती है। और दूसरा यह है कि यहाँ व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का सम्मान करता है। तो दोनों बातें सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न पूछा गया, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो भारत में जो है टोटल आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग के वर्तमान आंकड़ों यानी कि 2023-24 के अनुसार भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें आपका बीजेपी, आईएनसी यानी कि कांग्रेस, उसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद सीपीआई, उसके बाद आम आदमी पार्टी, आप और एनपीपी। ये 6 जो है ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है? तो सांप्रदायिकता हानिकारक होगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए, क्योंकि सांप्रदायिकता का मतलब होता है कम्युनलिज्म। इसका अर्थ होता है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। जब दंगे या तनाव होता है तो देश का विकास रुकता है और जान माल का नुकसान सभी का होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो जिनकी जनसंख्या कम हो या जिनकी जनसंख्या ज्यादा हो, नुकसान सभी को बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका सांप्रदायिकता अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए नुकसानदायक है। 11वां प्रश्न है, जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया का पहला बड़ा यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जिसको बोलते हैं, अर्थ समिट, ये ब्राजील देश के शहर, कहाँ पे? ये ब्राजील देश के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और यहीं पर जो है आपका एजेंडा 21 को पारित किया गया था। एजेंडा 21 में यही होता है कि पृथ्वी से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए बातचीत होती है उसमें। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया, किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है आपका लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मिट्टी। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, निछालन का मतलब है जब भारी बारिश के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्व पानी के साथ बह करके नीचे चले जाते हैं, ऐसी जगहों पर लेटेराइट मिट्टी बनती है। जो कि लेटेराइट मिट्टी में सबसे अच्छा उत्पादन होता है आपका काजू का, काजू जो हम लोग खाते हैं, काजू का फसल और चाय की खेती, ये लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका लेटेराइट मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भारत में बाघों की घटती हुई संख्या को बचाने के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था। और यह दुनिया के सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे 1973 करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? तो जो नहीं जुड़ा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है और इसका फायदा 4 राज्यों को मिलता है, जिसमें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। उत्तर प्रदेश जो है भौगोलिक रूप से इससे दूर है, इसलिए वह इस परियोजना का हिस्सा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है?
तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी सड़क हाईवे परियोजना है और यह चार महानगर कौन कौन से हैं? आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में 1000 रुपए के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सन 2016 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 नवंबर, कब? 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण या नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को अमान्य कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर अगला 17वां प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किया जाता है आपका यूएनडीपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और यह रिपोर्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की रैंकिंग निकालता है यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका सन 2005 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से नरेगा या मनरेगा, इसे नरेगा या अब जो है इसको मनरेगा कहा जाता है। और यह कानून जो है संसद में 2005 में पारित किया गया था। यह ग्रामीणों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी देता था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 2005 करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये गतिविधि है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक का। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रकृति से सीधे संसाधन लेकर उत्पादन करते हैं, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, दूध उत्पादन, तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फैक्ट्रियों में सामान बनाना द्वितीयक है और सेवा देना क्या है? तृतीयक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है उदारीकरण है। उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए उदारीकरण को बोलते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का अर्थ है व्यापार को आसान बनाना। जब सरकार आयात निर्यात या बिजनेस पर लगे फालतू के टैक्स, लाइसेंस और रुकावटों यानी कि बैरियर को हटा देती है तो इसे उदारीकरण कहते हैं। और यह आपका 1991 में भारत में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे मित्रों आगे बढ़ते हैं। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव। इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है और किन्हीं दो का उल्लेख करना है। या आप अथवा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो चलिए मैं अब आपको इस पहले नंबर के इस व्याख्यात्मक प्रश्न को यहाँ पे लेके चलता हूँ। सीधे कैसे आपको लिखना है और टाइप करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस पेपर में मैंने यहाँ पे इसको टाइप करके रखा हुआ है। जो भी पेपर था ना उस पूरे पेपर को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया था। देखिए यही पूरे प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए ये सारे जो पेपर में दिए गए थे ना उसको मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया था, तो आप यहाँ से भी उस पेपर को देख सकते हैं।
तो मैंने सारे जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी वाले हम लोग पढ़े थे पेपर में, वो सारे पेपर को मैंने टाइप कर लिया है। देखिए, तो यहाँ पे अब खंड ब भी यहाँ से शुरू हो रहा था और यही प्रश्न पूछा गया था। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। या अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो चलिए अब मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ विस्तृत तरीके से कि कैसे आपको पेपर में लिखने हैं। ये देखिए, अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने पॉइंट पे। यहाँ पे आपका जो है प्रश्न संख्या 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के विस्तृत और सरल उत्तर हम आपको बताएंगे। यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर मैं 2 भागों में बताऊंगा। समझने के लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े, और परीक्षा में कैसे लिखना है इसके लिए भी मैं आपको लिख करके पूरा दिखाऊंगा कि आपको लिखना कैसे, ताकि आपको पूरे नंबर मिल पाए और अच्छे नंबर से आप हाई स्कूल की परीक्षा को पास कर पाए। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि, एक सेकंड, इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं ये वाला, या हाँ ये वाला कलर कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों यहां अब जो है आपका लोकतंत्र में पारदर्शी का क्या है, तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। और एक और प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न और था, चलिए पेपर में पहले आपको दिखा दें। ये रहा पेपर, पेपर में ये भी था आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, किन्हीं दो का उल्लेख करिए। तो हम लोग तो दोस्तों यहाँ पे अब आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेपर में कैसे प्रश्न का जवाब उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 80 शब्दों में लिखना है, इसलिए नीचे दिए गए उत्तर को अपनी कॉपी में आपको अच्छे से लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो लिखने से पहले मैं आपको इस प्रश्न का एक बार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे सबसे समझना है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक, और इसमें भारत सीधे तौर पर नहीं लड़ रहा था, लेकिन चूंकि भारत पर अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन का राज था और ब्रिटेन युद्ध में शामिल था, इसलिए इसका असर भारत पर भी पड़ा। पहला क्या पड़ा था, पहला हुआ था आपका पैसा। युद्ध लड़ने के लिए अंग्रेजों को बहुत पैसों की जरूरत थी और उन्होंने यह पैसा भारतीयों पर टैक्स लगा करके वसूला था। दूसरा, महंगाई। युद्ध के कारण चीजें महंगी हो गई, जिससे कि आम आदमी परेशान हो गया। तीसरा था गुस्सा। अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीय नौजवानों को सेना में भर्ती किया, जिससे कि लोग नाराज हो गए। तो ये एक मेन चीजें थी जो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना जरूरी था। अब चलिए मैं बताता हूं आपको पेपर में लिखना कैसे है। तो पेपर में आपको लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया था। इसके दो मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है रक्षा व्यय और करों में वृद्धि, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। युद्ध के भारी खर्च को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि की। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया और भारत में पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स शुरू किया गया। इससे भारतीयों पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया। दूसरा प्रभाव पड़ा था कि कीमतों में भारी उछाल यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट। युद्ध के दौरान 1913 से 1918 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का जीवन बहुत कठिन हो गया। इसके अलावा गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती के कारण लोगों में बहुत गुस्सा था, जिसने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। तो इस तरीके से आपको जो है कॉपी में अपने आंसर लिखने हैं मेरे मित्रों,
ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मतलब इसमें अथवा करके, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी और किन्हीं दो का आपको उल्लेख करना है। तो परीक्षा के लिए आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे आपको आंसर लिखना है कॉपी में, पेपर में, जो आपको यूपी बोर्ड में पेपर कॉपी मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इसमें आपको जो है कैसे कॉन्सेप्ट इसका समझना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, ये 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। यह बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन समाज के कुछ वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए या इस आंदोलन से खुश नहीं थे। पहला था दलित यानी कि अछूत डॉक्टर अंबेडकर और दलित नेता जो है वो चाहते थे कि पहले छुआछूत खत्म हो और उन्हें संसद में अलग सीटें मिले। उन्हें लगा कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही है। बाकी दूसरे थे आपके मुस्लिम। तो कुछ मुस्लिम नेताओं को ये लगा कि कांग्रेस हिंदुओं के ज्यादा करीब है, इसलिए वे डर रहे थे कि आजाद भारत में उनकी पहचान कहीं खो न जाए। तो ये दो चीजें जो है, ये डर था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो आपको प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है। सबसे पहले यदि आप यह वाला प्रश्न चुनते हैं तो उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, परंतु इसकी कुछ सीमाएं, कमियां भी थी। किन्हीं दो का वर्णन आपको इस प्रकार से लिखना है। पहला है दलितों यानी कि अछूतों की सीमित भागीदारी। लंबे समय तक कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे सनातनी हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस कारण दलित वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्साहपूर्वक हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य दलित नेता अपने समाज के लिए केवल राजनीतिक समाधान जैसे कि अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, जो इस आंदोलन में उन्हें नहीं दिख रहा था। दूसरा कि मुस्लिम संगठनों का अलगाव, असहयोग। खिलाफत आंदोलन के ठंडा पड़ने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब दिखने लगी थी। इस अविश्वास के कारण बहुत से मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो ये जो है आपको ऐसे लिखना है, इस प्रश्न का आंसर आपको कॉपी में। दोस्तों एक चीज आपको टिप्स में दे रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में आपको इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। आप वह प्रश्न चुनिएगा जिसके दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद हो। हेडिंग डालकर लिखने से परीक्षक आपको उत्तर पढ़ने में आसानी होती है और पूरे नंबर मिलते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर व्याख्यात्मक तरीके से समझा दिया है और बता दिया है। अब बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। चलिए पेपर भी आपको दिखा देते हैं। पेपर है आपका, ये वाला पेपर था, पेपर ये रहा, ये पेपर था। इसमें देखिए हम लोगों ने पहला प्रश्न हल कर लिया है। अब ये दूसरा प्रश्न भी पहले में का ही अथवा वाला भी हमने प्रश्न हल कर लिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का क्या अर्थ है और उदाहरण सही समझाइए, या आप लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, इन्हीं किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। तो चलिए अब इस प्रश्न को यहाँ पे टाइपिंग करके हमने लिखा हुआ है, अब यहाँ पे उसको हल करेंगे। ये प्रश्न है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके। लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए काम करती है, इसलिए आम जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार ने कोई फैसला कैसे लिया, कब लिया और क्यों लिया। कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे ही पारदर्शी शासन कहते हैं। अब जो है आपको कॉपी में कैसे लिखना है, तो कॉपी में आपको लिखना है कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का अर्थ है कि सरकार जो भी निर्णय लेती है वह नियमों और कानूनों के अनुसार होने चाहिए। साथ ही नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि निर्णय लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। इसका अर्थ समझिए,
जब किसी शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया खुली और स्पष्ट हो और जनता के पास सरकार के कामकाज की जानकारी प्राप्त करने के साधन उपलब्ध हो तो उसे पारदर्शी शासन कहते हैं और यह लोकतंत्र को विश्वास पात्र बनाता है। उदाहरण के लिए समझिए, देखिए भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट पारदर्शिता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके तहत कोई भी आम नागरिक सरकार से किसी भी विभाग के कामकाज, खर्च या निर्णय की जानकारी मांग सकता है और सरकार को वह जानकारी देनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा ये नियम निकाला गया था 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005। तो ये क्या है, आपका एक पारदर्शिता का उदाहरण है। अब चलिए अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, इन्हें किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या मतलब होता है। देखिए राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल उन लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है जिनकी सोच एक जैसी होती है। ये लोग साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं ताकि सरकार बना सकें और अपनी नीतियों से देश को अपने विचारों से चला सकें। जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये सब क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं। अब दोस्तों आपको लिखना कैसे है कॉपी में, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो कॉपी में आपको लिखना है कि राजनीतिक दल का अर्थ है, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ये दल समाज के सामूहिक भलाई के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, जिसमें कि राजनीतिक दलों का दो मुख्य कार्य, पहला है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य कार्य चुनाव लड़ना है और वे अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और जनता से वोट मांगते हैं ताकि जीत करके संसद या विधानसभा में जा सके। दूसरा है कानून बनाना और सरकार चलाना। जो दल चुनाव जीतता है, बहुमत प्राप्त करता है, वह सरकार बनाता है और देश के लिए कानून बनाता है। जो दल हारते हैं वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सरकार की गलतियों पर नजर रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे दोस्तों आपको अपने कॉपी में लिखना है, बोर्ड वाली कॉपी में, बोर्ड वाले एग्जाम में। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन, रिसोर्स का मतलब है हमारे काम आने वाली चीजें। इसे हम जीवन यानी अपने लाइफ के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका बायोटिक यानी कि जैव, जैसे कि आपके जैव में क्या क्या आ जाएंगे, इंसान आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे ये सब क्या है, ये जैव में। जैव में मतलब कि बायोटिक, और उसके दूसरा होता है आपका अजैव। अजैव यानी कि एबायोटिक। इसमें क्या आता है, पत्थर, पानी, ये सब क्या है, ये एबायोटिक में आता है। हवा, ये क्या है आपका, एबायोटिक है। तो अब जो है, चलिए आपको उत्तर कैसे लिखना है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं वर्णन करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से कॉपी में लिखना है। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज। वे संसाधन जो हमें जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है वे जैव संसाधन कहलाते हैं। ये सजीव होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी जगत, जानवर, मत्स्य जीवन, मछलियां और पशुधन आदि, ये सब क्या है, ये जैव संसाधन है। दूसरा पॉइंट आपका आता है कि अजैव संसाधन यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें जीवन नहीं होता है लेकिन ये हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं, लोहा, सोना, मृदा, हवा, पानी आदि, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है। अब चलिए, अब अगला प्रश्न पूछा गया था इसी में अथवा करके कि पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। तो पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपायों के बारे में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर आपको बताते हैं व्याख्यात्मक तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। दोस्तों, निम्नीकरण का मतलब होता है डिग्रेडेशन, यानी कि खराब होना। हमारी धरती,
हवा और पानी सब गंदा हो रहा है। इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि पेड़ लगाना, कचरे को कम करना और केमिकल का इस्तेमाल कम करना। तो अब चलिए, अब आपको कॉपी में लिखना कैसे है, देखिए आपको लिखना शुरू करना है यहाँ से कि पर्यावरण निम्नीकरण यानी कि प्रदूषण और विनाश को रोकने के 4 प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वनारोपण यानी कि एफोरेस्टेशन। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। जंगलों की कटाई पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। दूसरा है आपका औद्योगिक जल का उपचार। कारखानों से निकलने वाले गर्म और जहरीले पानी को सीधे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। पहले उसका शोधन हो, ट्रीटमेंट यानी कि सफाई करना चाहिए, फिर उसे विसर्जित करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम करेंगे। फिर तीसरा आपको हेडिंग बनाना है रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग। खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैनर का प्रयोग करना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता खराब ना हो। चौथा हेडिंग आपको बनाना है अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात प्लास्टिक और अन्य कचरे का सही निपटारा करना चाहिए। 3R सिद्धांत यानी कि कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना है। अगला चौथा प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है। तो देखिए, इसे आम भाषा में मनरेगा कहते हैं और यह कानून गांव के गरीब लोगों के लिए बनाया गया था। सरकार इसमें गारंटी देती है कि वह 1 साल में कम से कम 100 दिन आपको काम देगी यानी कि रोजगार देगी। अगर सरकार काम नहीं दे पाई तो वह घर बैठे आपको बेरोजगारी भत्ता यानी कि पैसे देगी और इसे हम बोलते हैं काम का अधिकार। अब चलिए कॉपी में कैसे लिखना है, तो कॉपी में आपको लिखना है यहाँ से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, हेडिंग बनाना है। उसके बाद लिखना है कि इसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के नाम से जाना जाता है और यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए लागू किया गया एक कानून है। इसकी मुख्य विशेषता विवेचना क्या होगी, तो इसकी मुख्य विशेषता आपको यहाँ से लिखने चालू करना है। पहला हेडिंग बनाना है 100 दिनों की गारंटी। इसके तहत उन सभी ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है जिनके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। दूसरा है बेरोजगारी भत्ता। यदि सरकार आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो आवेदक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है। तीसरा हेडिंग बनाना है उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की आय बढ़ाना और उन्हें गांव में ही रोजगार देकर के शहरों की ओर पलायन यानी कि माइग्रेशन को रोकना होता है। चौथा हेडिंग बनाना है काम का अधिकार। इस अधिनियम को अक्सर काम के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। अब चलिए, इसी में अगला प्रश्न अथवा करके पूछा गया था कि भारत में पूछा गया था कि भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या हैं, वर्णन कीजिए। तो साख का मतलब क्या होता है, पहले साख का मतलब समझिए। साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है लोन या उधार। तो भारत में लोग 2 जगहों से कर्जा लेते हैं या लोन लेते हैं। पहला होता है आपका औपचारिक यानी कि फॉर्मल। तो औपचारिक जो लोन होता है वो बैंक और सहकारी समितियां देती हैं जो कि सुरक्षित होता है और कम ब्याज पे पैसा देती हैं। दूसरा होता है आपका अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लोन। इसमें या तो पैसा आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी साहूकार से या जमींदार से पैसा लेते हैं और इसमें जो ब्याज होता है वो मनमाना ब्याज होता है, कभी कभी इसमें धोखा भी हो जाता है। तो चलिए, अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना यहाँ से शुरू करना है। भारत में साख या ऋण के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका हेडिंग बनाना है औपचारिक स्रोत यानी कि फॉर्मल सेक्टर लोन। पहला आता है आपका, इसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। दूसरा, इनकी कार्यप्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI नजर रखता है। तीसरा, इनका ब्याज इंटरेस्ट रेट कम और निश्चित होता है। और चौथा,
यह साख का सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसके लिए कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा आता है आपका पॉइंट, अनौपचारिक स्रोत, इनफॉर्मल सेक्टर लोन। इसमें आपका पहला है, इसमें साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। दूसरा, इनकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली कोई सरकारी संस्था नहीं होती है। तीसरा, ये ऋणदाता मनमानी ब्याज दर वसूलते हैं और कर्ज वापस लेने के लिए अक्सर अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, भारत के गरीब किसान अक्सर इसी जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां से मेरे मित्रों आपके जो प्रश्न होंगे वो शुरू हो रहे हैं। 150 शब्दों में आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आपको अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर को पॉइंट और हेडिंग में लिखना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ से अब 5वें प्रश्न से शुरू कर रहा हूँ। चलिए पहले आपको पेपर में दिखा दूं, पेपर देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने 2, 3, 4 प्रश्नों को हल कर लिया है। चौथे प्रश्न तक यहाँ के भारत में साख के विभिन्न स्रोत को इसको हल कर लिया है। अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न शुरू होगा और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको लिखने हैं। जिसमें आपका पहला 5वां प्रश्न पूछा गया है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। अथवा में पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। 3-3 नंबर के प्रश्न है, 6 नंबर का। तो चलिए अब इसको हम लोग लिख के दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो कॉपी में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति था। जब फ्रांस में क्रांति के बाद अस्थिरता आई तो उसने सत्ता संभाली और 1804 में सन 1804 ईस्वी में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पुराने राजाओं वाले कानून हटा करके एक नई व्यवस्था बनाई जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। अब चलिए आपको कॉपी में कैसे लिखना है, तो आपको कॉपी में यहां से शुरू करना है। परिचय, नेपोलियन कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति और शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके उसने सत्ता हथिया ली और 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। दूसरा हेडिंग आपको बनाना है नेपोलियन के सुधार या नेपोलियन संहिता 1804। नेपोलियन ने प्रशासन को कुशल बनाने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए जिन्हें नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है। कौन कौन से सुधार किए थे? तो पहला किया था उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। उसने कुलीन और पादरी वर्ग को मिलने वाले जन्मजात विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। दूसरा, कानून के समक्ष समानता। उसने कानून की नजर में सबको बराबर माना। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। उसने निजी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। और चौथा, सामंती व्यवस्था का अंत। उसने किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया। पांचवा, यातायात और संचार व्यवस्था और यातायात में सुधार किया गया। छठवां, एक समान माप तोल, पूरे देश में एक तरह की मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली को लागू की। इसके सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा? शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत स्वतंत्रता के उपहार के रूप में किया गया। उसके बाद प्रशासनिक सुधारों से व्यापार आसान हुआ और नई व्यवस्था से किसान और मजदूर खुश हुए। उसके बाद लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि प्रशासनिक सुधार तो अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता छिन गई। कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिए गए और लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जाने लगा, जिससे नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह होने लगा। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर आधारित आपको सारे प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना है मेरे मित्रों। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसी 5वें प्रश्न में अथवा करके कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे जो है देखिए यूरोप में
कॉपी में आपको लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का अर्थ था एक भाषा, एक संस्कृति और एक देश। जर्मनी और इटली का एकीकरण इस भावना का सबसे बड़ा उदाहरण बना था। पहला है जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्रवाद, ये आपको हेडिंग बनाना है। पहला इसमें है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जुड़ाव लोकतंत्र और क्रांति से हटकर राज्य की शक्ति बढ़ाने पर हो गया। दूसरा आपको पॉइंट बनाना है कि जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, वहां के मध्यम वर्ग ने इसे एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। अगला पॉइंट है प्रसा के चांसलर ऑटो वान बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसने 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा करके 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। योगदान जर्मनी के एकीकरण ने पूरे यूरोप को दिखाया कि कैसे भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। दूसरा हेडिंग आपको बनाना है, बड़ा हेडिंग, इटली का एकीकरण और राष्ट्रवाद। इटली भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल एक राज्य सार्डिनिया, पीडमोंट में इतालवी राजघराने का शासन था। ज्यूसेपे मेत्सिनी ने यंग इटली संगठन बनाकर राष्ट्रवाद की अलख जगाई। काबूर यानी कूटनीतिज्ञ और गैरीबाल्डी सैनिक कमांडर ने मिलकर के विदेशी ताकतों जैसे कि ऑस्ट्रिया और स्पेन को हराया और इटली को एक राज्य में संकलित किया। योगदान इटली का एकीकरण इस बात का प्रतीक बना कि जनता की इच्छा शक्ति और सही नेतृत्व से टुकड़ों में बटे देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण का प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला। 6 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों पहले प्रश्न मैं आपको दिखा दूं पेपर में। हमने 5वां प्रश्न हल कर लिया है। इसका नेपोलियन वाला भी हल कर लिया था और अथवा वाला जो था ये यूरोप में राष्ट्रवादी भी हल कर लिया। अब 6वां प्रश्न पे आएंगे। भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए, या अथवा भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, इसका उदाहरण देकर के लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए अब इसको चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब आपको भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं कैसे लिखनी है। तो देखिए, संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम का मतलब है कि देश में केवल एक सरकार दिल्ली वाली नहीं होगी, बल्कि राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की अपनी सरकारें होंगी। दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग ताकत होगी। तो ये होता है आपका संघीय व्यवस्था का मतलब। चलिए अब आपको कॉपी में लिखना है यहाँ से कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारत की संघीय व्यवस्था की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है द्वैध शासन प्रणाली, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत में सरकार 2 स्तरों पर काम करती है। एक पूरे देश के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी हर राज्य के लिए राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें तीसरा स्तर जो है पंचायती राज और नगर पालिका भी जोड़ दिया गया है। दूसरा से पॉइंट बनाना है आपको शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा और इसके लिए 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिसमें आपकी पहली सूची है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में आपका रक्षा, विदेशी मामले केंद्र सरकार के पास रहेंगे। दूसरा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इसमें पुलिस, कृषि जो है वो राज्य सरकार के पास होगी। तीसरा है समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, इसमें शिक्षा, वन दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार के जो है वो शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बनाना है लिखित और कठोर संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान लिखित है और यह देश का सर्वोच्च कानून है। केंद्र या राज्य सरकार अपनी मर्जी से संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों और कई बार आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी होती है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत में एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करता है और यह संविधान का
रक्षक है। तो देखा जाए तो भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से सबसे बड़ा पावर रखता है। अगला, अब अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो दोस्तों यहां पे देखिए, आपको उत्तर लिखना है कॉपी में। भारत का संविधान अर्ध संघीय यानी कि क्वाजी फेडरल है। इसका मतलब है कि इसमें संघीय यानी कि फेडरल और एकात्मक यानी कि यूनिटरी दोनों के गुण हैं। अंतर जो है वो आपका इस प्रकार है। अंतर है आपका पहला, संघीय, संघीय स्वरूप यानी कि फेडरल फीचर। जब शक्तियां बटी होती हैं तब शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट शक्ति विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची। उदाहरण के लिए देख के समझिए। उदाहरण देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस और कानून व्यवस्था योगी सरकार इस समय वर्तमान में राज्य देखती है, जबकि भारतीय सेना मोदी सरकार यानी कि केंद्र के अधीन है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया उदाहरण के माध्यम से। अगला पॉइंट है दोहरी सरकार। राज्य का अपना मुख्यमंत्री होता है और केंद्र का अपना प्रधानमंत्री होता है। अगला पॉइंट है एकात्मक स्वरूप यानी कि यूनिटरी फीचर। देखिए, जब केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है तो सशक्त केंद्र। भारत में केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं और संघीय ढांचा यानी कि एकात्मकता में बदल जाता है। अगला है एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, देश की और राज्य की, लेकिन भारत में हम सिर्फ भारतीय हैं। चाहे हम यूपी के हों या केरल के हों, हमारी नागरिकता क्या है, एक ही है। लेकिन अमेरिका में क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। वहाँ देश की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। लेकिन अपने यहाँ भारत में केवल एक ही होता है कि हम लोग यूपी के हों चाहे केरल के हों, केवल हम लोग भारतीय हैं। अगला पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल गवर्नर को केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति की राष्ट्रपति नियुक्त करती है और जो राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रखता है, गवर्नर। तो निष्कर्ष निकालेंगे तो भारत स्वरूप में संघीय है लेकिन आत्मा में एकात्मक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। चलिए, प्रश्न पहले आपको दिखा दें पेपर में। 7वां प्रश्न आपका ये रहा कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए अथवा भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है आपका, दोनों। चाहे आप ये वाला प्रश्न करिए चाहे ये वाला करिए, अथवा करके दिया हुआ है। तो हम दोनों प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों आपके लिए। चलिए, तो 7वां प्रश्न है कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखना है आपको। देखिए, रेलगाड़ी हर घर तक नहीं जा सकती है और हवाई जहाज हर जगह नहीं उतर सकता है, लेकिन सड़क हर गांव, हर खेत और हर घर तक पहुंच सकती है। इसलिए सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। तो आपको लिखना शुरू करना है यहाँ से कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाले देशों में से एक है। भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन का महत्व क्या है, हेडिंग बनाना है आपको। पहला, द्वार से द्वार सेवा, डोर टू डोर सर्विस। सड़क परिवहन ही एक ऐसा माध्यम है जो सामान और यात्रियों को सीधे उनके घर तक पहुंचाता है। रेल या वायुमार्ग से उतरने के बाद भी हमें सड़क परिवहन का ही सहारा लेना पड़ता है। आगे अगला आपको हेडिंग बनाना है, निर्माण लागत कम। रेलवे लाइन बिछाने की तुलना में सड़कें बनाना सस्ता और आसान है। सड़कें उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों जैसे कि हिमालय में भी बनाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट है, अन्य साधनों का पूरक। सड़कें रेलवे स्टेशनों यानी कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों को आपस में जोड़ती हैं। यदि सड़कें न हो तो अन्य परिवहन साधन सब जो है वो बेकार हो जाएंगे। अगला आपको हेडिंग बनाना है, भारत में सड़कों का प्रकार। क्षमता और रखरखाव के आधार पर भारतीय सड़कों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यह 6 लेन वाली महामार्ग परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH।
ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। इनका रख रखाव केंद्र सरकार यानी कि NHAI करती है, जैसे कि सिरसा सूरी मार्ग NHAI 1। इसके बाद आपका आता है राज्य मार्ग, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं राज्य राजमार्ग में। उसके बाद आता है आपका ग्रामीण सड़कें। ये गांव को शहरों से जोड़ती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इनका विकास बहुत तेजी से हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे कॉपी में अपना सड़क परिवहन के ऊपर लेख लिखने में। अब चलिए इसी में अथवा करके जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, तो आपको प्रकाश कुछ इस तरीके से डालना है। देखिए, भारत में चीनी उद्योग, आपको कॉपी में लिखना है ऐसे हेडिंग बनाते हुए कि भारत में चीनी उद्योग। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ब्राजील के बाद। नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील। लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में यह क्या है? पहले नंबर पर है भारत। यह एक कृषि आधारित उद्योग है, चीनी उद्योग। पहला पॉइंट बनाना है कच्चा माल। इसमें गन्ने का प्रयोग होता है जो भारी होता है और जल्दी सूख जाता है। आगे दूसरा पॉइंट बनाना है आपको मुख्य राज्य। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मिलें, चीनी मिलें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में चीनी मिलें जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ के गन्ने में सुक्रोज यानी कि मिठास की मात्रा अधिक होती है महाराष्ट्र के गन्नों में। अब आपको अगला हेडिंग बनाना है चीनी उद्योग की चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है चीनी उद्योग में। पहला है आपका मौसमी उद्योग, सीजनल नेचर। गन्ना केवल कुछ महीनों में ही कटता है, इसलिए चीनी मिलें साल भर नहीं चल सकती हैं। मजदूरों को साल के बाकी महीनों में बेरोजगार रहना पड़ता है। दूसरा हेडिंग है पुरानी मशीनें। देखिए, भारत की कई मिलों में आज भी पुरानी और घिसी पिटी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तीसरा है परिवहन में देरी। गन्ने को काटने के 24 घंटे के अंदर पेराई के लिए मिल में पहुंचाना जरूरी होता है, नहीं तो उसका रस सूखने लगता है। और खराब सड़कों पर जाम के कारण अक्सर देरी होती है, जिससे चीनी कम बनती है। उसके बाद आपका आता है खोई यानी कि बेगैस, खोई का उपयोग। गन्ने की खोई का अधिकतम इस्तेमाल बिजली बनाने या कागज बनाने में नहीं हो पा रहा है, जो एक आर्थिक नुकसान है। तो कुछ इस तरीके से आपको भारत में चीनी उद्योग के बारे में आपको आंसर लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे। आठवां प्रश्न आपको यहां से पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। चलिए पहले आपको प्रश्न दिखा दें पेपर में। ये रहा आपका आठवां प्रश्न, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। या वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। ये सब जो है 6 नंबर के प्रश्न है। तो चलिए अब हम यहाँ से आंसर इसका लिखना चालू करेंगे परीक्षा के लिए। यहाँ से हेडिंग बनाना शुरू करेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्रक यानी कि टेरिटरी सेक्टर बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। पहला हेडिंग बनाएंगे भिन्नता का कारण। देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक सीधे तौर पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गेहूं उगाना या कार बनाना। इसके विपरीत तृतीयक क्षेत्रक किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह सेवाओं यानी कि सर्विसेज का सृजन करता है। ये सेवाएं उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब उदाहरण के साथ इसका व्याख्या देखिए, कल्पना कीजिए कि एक किसान ने गन्ना उगाया, तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। अब उस गन्ने को चीनी मिल तक पहुंचाना है, इसके लिए उसे ट्रक या ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ परिवहन ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सेवा है, जो तृतीयक क्षेत्रक का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। चीनी मिल में गन्ने से चीनी बनी, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा। और तीसरा, अब उस चीनी को बाजार में बेचने के लिए दुकानदार यानी कि बात करने के लिए टेलीफोन और पैसों के लेन देन के लिए बैंक की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपका प्रमुख उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, शिक्षक, स्वास्थ्य और डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन, ये सभी क्या है, तृतीयक क्षेत्रक हैं, क्योंकि ये सामान नहीं है बल्कि सुविधा देते हैं। तो यहाँ पे आपका परिवहन हुआ, संचार हुआ, बैंकिंग, शिक्षा, डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन, ये सब क्या है, तृतीयक क्षेत्रक हैं।
आगे अब अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहां देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पूरी दुनिया का एक बाजार बन जाना। विदेशी कंपनियां जो एमएनसीज होती हैं, एमएनसीज भारत में आकर के अपना सामान बेचते हैं और भारत की कंपनियां विदेश जाके अपना सामान बेचती हैं। देखिए अब उत्तर आपको लिखना है यहां से, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें व्यापार, निवेश और तकनीक का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रुकावट के होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं। अगला आपको हेडिंग बनाना है भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। पहला है सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इंपैक्ट। उपभोक्ताओं को लाभ, आज भारतीय ग्राहकों के पास कारों, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के कई विकल्प मौजूद हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण चीजें सस्ती और बेहतर हुई हैं। अगला पॉइंट है रोजगार के अवसर। विदेशी कंपनियों के आने से भारत में विशेषकर आईटी और कॉल सेंटर और डेटा एंट्री के क्षेत्र में लाखों नई नौकरियां पैदा हुई हैं। अगला पॉइंट है भारतीय कंपनियों का विकास, जैसे कि टाटा मोटर्स, इंफोसिस और एशियन पेंट्स जैसी भारतीय कंपनियां अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं और पूरी दुनिया में व्यापार कर रही हैं। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, हेडिंग बनाना दूसरा, नकारात्मक प्रभाव। पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देख लिया, अब नेगेटिव इंपैक्ट देखते हैं। देखिए छोटे उद्योगों को नुकसान, जैसे कि बैटरी, खिलौने और प्लास्टिक जैसे छोटे उद्योग बड़ी विदेशी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सके और बंद हो गए। इससे कई लोग बेरोजगार हुए। दूसरा, श्रमिकों का शोषण। वैश्वीकरण के कारण लचीले श्रम कानूनों की मांग बढ़ी है। नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई है और श्रमिकों को कम वेतन पर ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है। ये है निगेटिव प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि छात्रों को नक्शे पर, ये देखिए प्रश्न नंबर 9, इतिहास यानी हिस्ट्री मानचित्र का कार्य है। आपको भारत के राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप पर इन घटनाओं से जुड़े स्थानों को दर्शाना है। चलिए पहले प्रश्न को आपको पेपर में दिखा दें। देखिए 8वां प्रश्न हमने हल कर लिया यहाँ पे, ये दोनों। अब चलिए 9 नंबर पे जो प्रश्न है वो खंड ब में यहाँ से शुरू हो रहा है, मानचित्र संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न ए मानचित्र से संबंधित है। इसमें 9 नंबर के ए में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र में ऐसे चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए आपको आधा नंबर यानी कि 1 नंबर टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है पहला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। दूसरा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तीसरा वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। चौथा वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पांचवा वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो ये जो है प्रश्न आपको हल करने हैं। बाकी जो दृष्टिबाधित हैं बच्चे, जो देख नहीं पाएंगे आंखों से, उनके लिए ये प्रश्न दिया गया था कि इसमें केवल इनको बताना है। चलिए इसको हमने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। तो यहाँ अब आपको जो है भारत के पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाना है। तो मैंने इसका आंसर भी आपको बताते हुए मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात। क्योंकि देखिए 1918 में महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। अब इसको जो है आपको यहाँ पे इसमें दिखाना है इस पूरे मैप में। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि भारत का नक्शा पूरा आपको अच्छे से दिख पाए। हाँ, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि अहमदाबाद, गुजरात। तो दोस्तों गुजरात ये रहा आपका पूरा और यहीं पे आपका जो है अहमदाबाद है। तो ये आपको पहले भारत का नक्शा ऐसे बना लेना है और उसमें यहाँ पे अहमदाबाद बिंदु पार के लिख देना है। उसके बाद आपका दूसरा आंसर पूछा गया है, हाँ ये
हाँ, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो हुआ था आपका, उत्तर में लिखेंगे आप अमृतसर पंजाब। और घटना का विवरण हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। अब मानचित्र में आपको कहाँ दर्शाना है, तो भारत के सबसे ऊपर पंजाब राज्य में पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक बिंदु लगाना है और उस पर आपको अमृतसर लिखना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं मैप में। तो यहाँ पे आपको पंजाब, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये रहा आपका मैप भारत का, और इसमें आपको पंजाब, ये रहा पंजाब। और पंजाब ही आपको यहाँ पे ऊपर मैप में पंजाब लिख देना है और यहाँ पे छोटा सा बिंदु करके लिख देना है क्या, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वो किया था आपका चंपारण बिहार में। तो 1917 में गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह यहीं किया था और यह नील की खेती यानी कि तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। मानचित्र में इसको कहाँ दर्शाना है, तो बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी कोने में नेपाल बॉर्डर के पास बिंदु लगाना है और वहां पे चंपारण लिखना है। तो चलिए अब आपको दिखा दें भारत का नक्शा। तो ये है आपका बिहार पूरा, और यहाँ उत्तर और पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम में आपको यहाँ जो है चंपारण लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे आपको चंपारण लिख देना है, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई और तमिलनाडु। घटना का विवरण, 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो अब इसको मानचित्र में आपको कहाँ दिखाना है, तो भारत के दक्षिण में पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य में समुद्र के किनारे आपको बिंदु लगाना है और मद्रास और चेन्नई लिखना है। तो चलिए आपको मैप में दिखा दें। ये आपको जो है पूरा भारत का नक्शा है। इसमें जो है आपका मद्रास यानी कि चेन्नई दोस्तों कहाँ है, ये आपका पूरा जो है आपका चेन्नई है, ये आपका पूरा चेन्नई है पूरा। तो अब इस चेन्नई में आपको यहाँ पे दक्षिण में पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य में समुद्र के किनारे देखिए यहाँ पे बिंदु लगाना है और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, चेन्नई। तो ये आपका हो जाएगा। आगे आपको भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। अगला पांचवा प्रश्न पूछा गया कि वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका, उत्तर लिखेंगे आपको दांडी गुजरात में। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर अपना नमक बनाकर कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो अब इसको जो है मानचित्र में आपको कहाँ लिखना है, तो गुजरात के दक्षिणी तट समुद्र के किनारे पर सूरत के पास बिंदु लगाना है और वहां पे दांडी लिखना है। तो चलिए आपको मानचित्र पहले दिखा दें, भारत का मैप। ये गुजरात कहाँ है, ये पूरा आपका, ये पूरा गुजरात है और यहाँ आपको दक्षिण में यहाँ कोने पे लिखना है दांडी। यहाँ तो दांडी लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो गया। भारत के नक्शे को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया पांचवा प्रश्न। अब आपको दोस्तों बढ़ना है आगे 9 नंबर के प्रश्न में। जो बच्चे जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है उनको जो है, उनके लिए ये बातें हैं। इसमें आपको लिखना है कि महानदी पर बना बांध चिन्ह के द्वारा नाम सहित लिखना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड बांध, और यह जो है भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर बना है। मानचित्र में कहाँ दर्शाना है आपको, तो भारत के पूर्वी हिस्से में उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के पास नदी का चिन्ह बना करके हीराकुंड आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं। हाँ, इसी में आप पहले मैप में ऊपर चलिए, ये पूरा मैप है। इसमें जो है आपको उड़ीसा राज्य को ढूंढना है। उड़ीसा राज्य कहाँ है आपका,
ये है आपका पूरा उड़ीसा। उड़ीसा आपका पूरा राज्य है। अब इसमें जो है हीराकुंड बांध जो है ये आपका भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर बना है। और ये भारत के पूर्वी हिस्से में उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले के पास एक नदी का चिन्ह, आपको यहाँ पे नदी का चिन्ह बनाना है और इसी पे आपको हीराकुंड लिख देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आगे अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी चिन्ह के द्वारा नाम सहित बताइए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। तो ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड से एक लाइन खींचनी आपको शुरू करना है, जो कि उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। उस लाइन पर आपको जो है वो गंगा नदी लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले आप चलेंगे इस मैप में और यहाँ से जो है आपका उत्तराखंड यहाँ से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से आपका जो है ये नदी बहते हुए आ रहा है। उत्तराखंड से आपको एक लाइन खींचना है जो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद से आपका बिहार, बिहार से आपका जो है बंगाल, और बंगाल से होते हुए सीधे जो है यहाँ पे आपका, थोड़ा सा और छोटा कर दें, हाँ, ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल होते हुए सीधे आपका यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गंगा नदी समाहित हो जाती है। तो ये आपको लाइन बनाना है और बना करके यहाँ पे आपको गंगा लिख देना है। ठीक है, चलिए अब बढ़िए आगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा प्रारंभ और अंत के केंद्रों का नाम लिखिए। तो उत्तर जो होगा आपका पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। देखिए यह भारत का एक प्रमुख राजमार्ग हाईवे प्रोजेक्ट है जो देश के पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ता है। तो मानचित्र में कैसे दर्शाना है, तो पश्चिम में गुजरात के तट पर एक बिंदु बनाना है और वहाँ पे पोरबंदर लिखना है, और पूर्व में असम राज्य में एक बिंदु बनाना है और यहाँ पे सिलचर लिखना है, और इन दोनों को एक लंबी लाइन से आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको नक्शे में कैसे करना है। ये नक्शा है आपका। तो यहाँ पे आप चलेंगे सीधे पोरबंदर गुजरात, इसको मान लीजिए पोरबंदर गुजरात, और सीधे गुजरात से आप बढ़ेंगे, सीधे एक लाइन खींचेंगे आप यहाँ से, गुजरात के तट पर हम एक बिंदु बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम पोरबंदर। क्या लिखेंगे, पोरबंदर। अब पोरबंदर से हम सीधे जो है असम राज्य में, कहाँ पे अपना है, असम कहाँ पे है, ये असम हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम सीधे एक लाइन खींचेंगे असम, और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलचर। क्या लिखेंगे, सिलचर, सिलचर। तो ये आपका सीधे जो है हो जाएगा असम, पोरबंदर से लेकर के सिलचर, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक का पूरा एक मैप हो जाएगा। अब चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो वो है आपका उत्तर नरोरा, उत्तर प्रदेश। इसका विवरण होगा, छात्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र या कलपक्कम तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए नरोरा याद रखना सबसे आसान है, क्योंकि यह यूपी के बुलंदशहर में है। तो मानचित्र में आपको कहाँ दर्शाना है, मानचित्र में आपको उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग यानी कि दिल्ली के पास में एक एक्स या ऊर्जा का चिन्ह बनाना है और वहाँ पे नरोरा लिख देना है। तो चलिए आपको मैप में दिखाते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ये रहा आपका मैप में उत्तर प्रदेश, और दिल्ली के पास यानी कि यहाँ पे आपका जो है नई दिल्ली शुरू हो रहा है। तो यहीं पे आपको उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा राज्य है, तो यहाँ दिल्ली के पास है आपका वो नरोरा। यहाँ पे आपको नरोरा लिख देना है और यहाँ पे एक एक्स बना देना है। एक्स बना के आप यहाँ पे लिख देंगे ऊर्जा, ऊर्जा, और नरोरा लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़िए आगे, पांचों प्रश्नों का उत्तर आप दे दिए। अब दोस्तों आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, जो मतलब जिनकी आंखों से नहीं देख पाएंगे।
तो उनके लिए प्रश्न पूछा गया है कि सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया था, तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया था। बस वो उनको बस बता देना है कि हाँ उनको, क्योंकि मैप वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आंखों से उनको दिखाई नहीं देता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उस जनपद का नाम लिखिए जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये हुआ था आपका अमृतसर पंजाब में। तीसरा प्रश्न पूछा गया नील की खेती करने वाले किसानों ने कहां पर सत्याग्रह किया था, तो ये किया था चंपारण बिहार में। और चौथा प्रश्न पूछा गया है कि 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मद्रास चेन्नई में। अगला प्रश्न पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है आपका उत्तर दांडी गुजरात से। अब अगला इनको प्रश्न पूछा गया है कि महानदी पर बने एक बांध का नाम बताइए, तो हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर भारत की एक नदी का नाम बताइए, तो गंगा या यमुना। तीसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें कि पूर्व पश्चिम गलियारे का नाम प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम के साथ लिखिए, तो पूर्व में आपका पोरबंदर गुजरात आता है और पश्चिम में आपका आ जाएगा सिलचर यानी कि असम। अगला है आपका भारत के एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम बताइए, तो नरोरा उत्तर प्रदेश या तारापुर महाराष्ट्र। और भारत के एक चाय उत्पादक जिले का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल या डिब्रूगढ़ असम। तो मेरे मित्रों दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में आज यहाँ पे यूपी बोर्ड की जो परीक्षा आप लोगों की हुई थी हाई स्कूल यानी क्लास 10th 10वीं का जो आप लोगों का पेपर हुआ था 2025 में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था 2025 में हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में, उन सभी पेपरों को इस वीडियो में हम लोगों ने लाइव हल किया है। ये पेपर था पूरा आज का, ये पूरा पेपर था आज का जो कि हम लोगों ने 825 BAU ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है दोस्तों। तो ये पेपर जो है इसलिए सॉल्व किया गया है क्योंकि आपको जो है हाई स्कूल में आप 2026 में जो पेपर देने जा रहे हैं वो उसकी तैयारी के लिए आपको ये हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं हाई स्कूल लेवल में सामाजिक विज्ञान में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।